विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, उसके 3 वीडियो में आपको भेज चुका हूँ और ये चौथा वीडियो है और इसका तीसरा भाग है बेटा। तीसरा भाग है गाउस का नियम। गाउस का नियम। गाउस के नियम के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। बच्चों देखो, जो रटने वाले बच्चे हैं वो इन वीडियोस को नहीं देखें, जो समझने वाले हैं वो देखें। उनको याद करने की जरूरत नहीं है, याद अपने आप होगा। केवल आपको टॉपिक समझना है और जो सर बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। तो देखो बेटा, हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा को रट लें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना चाहिए, फ्लक्स के बारे में सोचना चाहिए कि व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स का मतलब होता है बेटा मात्रा, है ना बेटा, मात्रा। फ्लक्स का मतलब होता है मात्रा यानी क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी बह रहा है और हम एक फ्रेम ले लें, 4 तार से यूं फ्रेम को जोड़ दें, एक फ्रेम बना लें, 4 तारों को जोड़ करके एक फ्रेम बना लें और उसको बहते हुए पानी में रखेंगे। तो अगर हमने फ्रेम को यूं रखा, पानी यूं बह रहा है, यूं बह रहा है, तो उसके क्या हो गया बेटा, पानी समांतर निकल गया। इससे पानी की मात्रा अंदर प्रवेश नहीं की, इससे निर्गत नहीं हुआ पानी। ठीक है बेटा, तो निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगर फ्रेम को यूं रखते हैं तो इस फ्रेम में से अधिकतम पानी निकलेगा, यानी इससे हम ये बोलेंगे भाई पानी का फ्लक्स अधिकतम है। और पानी के फ्लक्स को कैसे दर्शाते हैं, जैसे पानी का वेग है v सदिश और क्षेत्रफल है बेटा a, तो इनका बिंदु गुणनफल क्या दर्शाता है, पानी की 1 सेकंड में प्रवाहित आयतन यानी मात्रा, पानी की मात्रा। तो ये क्या हो गया बेटा, पानी के वेग का फ्लक्स हो गया v.a। हमने क्या सीख लिया बेटा कि जब भी हमें मात्रा निकालनी है, फ्लक्स निकालना है, तो हमें क्या करना है, सदिश राशि लेना है और उसके क्षेत्रफल को उससे बिंदु गुणनफल यानी अदिश गुणनफल कर लेना है। इसी प्रकार से चुंबकत्व में चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को b सदिश से दर्शाते हैं बेटा, और क्षेत्रफल को a से या s से दर्शा देते हैं, s सदिश से या a सदिश से दर्शा देते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स को बेटा ऐसे फाई से लिखते हैं और चुंबकीय है तो या b, नीचे b लगा देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ऐसे ही अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स, तो फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के लिए यानी विद्युत फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सदिश राशि क्या आ जाएगी बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल। तो मेरे हिसाब से आपको फ्लक्स समझ में आ गया बेटा। क्या करना है, उस सदिश राशि को लेना है और क्षेत्रफल से उसका बिंदु यानी अदिश गुणनफल कर लेना है। तो इससे क्या ज्ञात हो जाएगा, हमें फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों आ गए ना समझ में। तो देखिए बेटा, इसमें साइंस में क्या करते हैं बेटा, जब विद्युत क्षेत्र या कोई राशि समान नहीं होती है, असमान होती है, तो हम एक छोटे से भाग यानी अल्पांश में मान निकालते हैं और अल्पांश में मान निकालने के बाद उसका फिर समाकलन कर देते हैं, समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो कुल मान ज्ञात हो जाता है। तो एक बार तो हम ये मान के चलते हैं बेटा कि जैसे विद्युत क्षेत्र एक समान है तो फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी बेटा, फाई ई। अब यहाँ पे हम केवल विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ ही नहीं रहे, इसलिए हम इसको बार बार ई न लगा करके केवल फाई लिख देते हैं। जब चुंबकीय फ्लक्स भी आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स भी आ जाएगा, तब इनको डिफरेंस करने के लिए हम बी और ई का यूज कर लेंगे। लेकिन अभी तो चूंकि हम केवल विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ई लगाने की जरूरत नहीं है। फाई का मतलब ये क्या है बेटा, विद्युत फ्लक्स है। और इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, ई सदिश, और मैं क्षेत्रफल को व्यक्त कर देता हूँ बेटा किससे, एस से, ई सदिश डॉट एस सदिश। इसको डिटेल में लिखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ई एस कोस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा, तो ई डॉट एस बराबर क्या हो जाएगा, ई एस कोस थीटा। लेकिन यह ध्यान रखना है बेटा, यहां थीटा ई सदिश एवं एस सदिश के बीच का कोण है। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ताकि कभी कोई बात आपको एक बार और देखनी हो तो जूम करके आप उसको देख सकते हो बेटा। देखो ध्यान रखना है बेटा, ये ई और एस सदिश के बीच का कोण है। एस सदिश की दिशा यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है, तल के लंबवत। तल के लंबवत कैसे होती है बेटा, जैसे ये हाथ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर, बहिर्मुखी।
इसका क्षेत्रफल किधर होगा बेटा? नीचे वाले भाग का, नीचे की ओर तल के लंबवत। इस वाले भाग का क्षेत्रफल किधर होगा बेटा? इस तरफ, बाहर की ओर। इस वाले भाग का क्षेत्रफल किधर होगा बेटा? इस तरफ। समझ में आ गया? इधर वाले भाग का क्षेत्रफल किधर होगा बेटा? इधर। इधर वाले भाग का क्षेत्रफल किधर होगा? इधर, बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। ये क्षेत्रफल की दिशा क्लियर है बेटा आपको? तो देखिए बेटा, इसमें दो स्थितियां हैं। स्थिति एक, कंडीशन 1 है। फर्स्ट कंडीशन यानी स्थिति 1। पहली स्थिति क्या है बेटा? कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। तो बच्चों देखो, ये समांतर वर्ड क्या बताता है कि बहुत सारे बच्चे जो रटने वाले होते हैं वो समांतर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, लेकिन हमने आपको बता दिया कि बेटा ई सदिश और ए सदिश के बीच का कोण है। तो जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, सम विद्युत क्षेत्र है, इस तरफ है ई सदिश और एक पृष्ठ इसके समांतर रखा हुआ है। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र इधर है, पृष्ठ यूं रखा हुआ है, मेरे हाथ का तल देख लीजिए बेटा। तो क्षेत्रफल किधर होगा? पृष्ठ के लंबवत, यानी इस तरफ। तो हमने क्या देखा बेटा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है बेटा? 0। अतः फाई कितना हो गया बेटा? फाई इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि कोस 0 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। यानी इससे निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा? गुजरने वाला है ना, निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा? 0। और इन व्यवहारिकता में देखें कि विद्युत क्षेत्र सारा समांतर निकल गया, इसके पार थोड़ी हुआ, पृष्ठ के पार हुआ ही नहीं, यानी निर्गत फ्लक्स यानी मात्रा कितनी है? 0 है। और सूत्र से भी हम देख रहे हैं कि फाई का वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0। और दूसरी स्थिति है स्थिति 2, यदि पृष्ठ की बात कर रहे हैं बेटा, है ना? पृष्ठ क्या है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। अब क्या करना है बेटा? लंबवत है तो हम देख सकते हैं बेटा ये विद्युत क्षेत्र है इस तरफ, और पृष्ठ कैसे रखा हुआ है? इसके लंबवत ऐसे रखा हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र इधर है, तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो किधर होगा बेटा? इस तरफ ही होगा, यूं रखा हुआ है पृष्ठ, तो क्षेत्रफल इधर है बेटा। ऐसी स्थिति में देखो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0 डिग्री। और कोस थीटा की वैल्यू यानी कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, मैक्सिमम हो जाएगी। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एस, अधिकतम, मैक्सिमम। और इन व्यवहारिकता में भी हम देख सकते हैं कि पृष्ठ यूं है और विद्युत क्षेत्र यूं गुजर रहा है, तो इसमें से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की मात्रा, विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? अधिकतम होगी। ठीक है बेटा? तो इसलिए विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अधिकतम होगा। तो देखो बेटा, पहले तो हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझ लें कि विद्युत क्षेत्र ई सदिश एवं पृष्ठ के क्षेत्रफल ए सदिश का बिंदु गुणनफल उस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को दर्शाता है। जो दिख रहा है बेटा उसका अपन हिंदी में या इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है बेटा? यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश ए सदिश का बिंदु गुणनफल निर्गत विद्युत फ्लक्स को दर्शाता है। ये परिभाषा होगी बेटा। जहाँ कोस थीटा या साइन थीटा आ जाता है बेटा, वहाँ दो कंडीशन तो होती है, 0 की, 90 की, 180 की भी कहीं जरूरत पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे 180 की जरूरत कैसे पड़े कि जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, पृष्ठ है और यूं विद्युत क्षेत्र निकल रहा है यहाँ से, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बेटा? इस तरफ हो गई। अब इस पृष्ठ की बात करें तो इसका क्षेत्रफल इधर हो गया बेटा S1, और इसका क्षेत्रफल किधर हो गया बेटा? इधर हो गया S2। अब यहाँ से क्या हो रहा है? ये विद्युत क्षेत्र इसमें प्रवेश कर रहा है, अब निर्गत नहीं हो रहा इस पृष्ठ पर, S2 पृष्ठ पर। S2 पृष्ठ के लिए क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों बोलो? S2 पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 180 हो गई। तो कोस थीटा, भाई क्षेत्रफल इसका इस तरफ होगा और विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? थीटा की वैल्यू 180 हो गई। तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1, तब फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? -ES होगा तो अधिकतम। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया बेटा? चिन्ह माइनस का आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, यानी यहाँ फ्लक्स निर्गत नहीं हो रहा बल्कि निवेशित हो रहा है, उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। तो इन शॉर्ट हमने एक बात और सीख ली कि जो फ्लक्स निकलेगा उसको तो हम प्लस में ले लेंगे, और जो फ्लक्स पृष्ठ में प्रवेश करेगा
उसके अंदर निवेशित होगा, उसके लिए हम माइनस चिन्ह उपयोग में ले लेंगे बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब ये तो जब हुई बात जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, यानी सम विद्युत क्षेत्र है। अगर विद्युत क्षेत्र समान नहीं है तो क्या करते बेटा, अभी आपको बताया था मैंने, पहले भी बता रखा है और बता देता हूं दोबारा बेटा। क्या करते बेटा, जैसे इन व्यवहारिकता में हम एक पेन का मूल्य समझ गए कि भाई एक पेन का मूल्य 4 रुपए, तो 50 पेन का निकालना हो चाहे 100 पेन का मूल्य निकालना हो, क्या करेंगे बेटा, उनका गुणा कर देंगे 4 रुपए से। लेकिन साइंस में अपन को क्या करना है बेटा, जब सतत राशियां होती है लेकिन उनका मान समान नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं बेटा, एक छोटे से भाग के लिए मान निकाल लेते हैं और फिर उसका समाकलन कर देते हैं, तो कुल मान ज्ञात हो जाता है। तो जब ई असमान है, ई यानी विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा, असमान है। असमान है तो क्या करेंगे बेटा, एक अल्पांश से छोटे से भाग से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, ई डॉट डी एस। ये अब डी का मतलब क्या होता है बेटा, हम जैसे डी के बारे में भी आप समझ लीजिए पहले। डेल्टा का मतलब होता है बेटा कुल परिवर्तन, और जैसे डेल्टा एक्स है इट मीन्स x2 माइनस x1। और अगर अल्पांश लेते हैं, अल्प लेते हैं, तो फिर डेल्टा की जगह क्या कर देते हैं, डी लगा देते हैं। dx का मतलब है x के मान में अत्यल्प परिवर्तन, बहुत कम परिवर्तन, बहुत कम परिवर्तन को, यानी यहाँ पर क्या है बेटा, ये परिवर्तन जो है ना बेटा, x टेंस टू 0 है। ठीक है ना बेटा, ये जो परिवर्तन है डेल्टा x टेंस टू 0 है, यानी जब परिवर्तन बहुत कम हो इसको बोलते हैं टेंस टू, और हिंदी में बोलते हैं की ओर अग्रसर है, यानी परिवर्तन 0 की ओर अग्रसर है। इसका मतलब इन बिहेव क्या हो गया बेटा, ये कि एक छोटा सा भाग हो गया, अल्पांश हो गया बेटा। तो अल्पांश बहुत छोटा हो तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन को फिर हम कैसे दर्शा देते हैं, dx से। तो यहाँ पे हमने देखा कि अल्पांश यानी छोटे से भाग के से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो गया बेटा, ई सदिश डॉट ds सदिश, हुआ कि नहीं बेटा। अब हमें कुल क्षेत्र, कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो फिर क्या करते बेटा, समाकलन कर देते, फाई बराबर इंटीग्रेशन यानी समाकलन ई डॉट ds। ठीक है बच्चों। फिर अगर यहाँ ये सर्फिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्षेत्रफल के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करना चाहिए, एस लगा देना चाहिए। आगे चल के हम जैसे मान लो ई डॉट dl निकाल रहे हैं, तो dl का मतलब क्या होगा बेटा, लंबाई, अल्प लंबाई। तो इसमें लंबाई के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे लीनियर इंटीग्रेशन, तो यहाँ एल लगा देते हैं। यहाँ सर्फिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोल देंगे बेटा, एस लगा देंगे बेटा। और अगर पृष्ठ जो है ये संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स हुआ ना, पृष्ठ बंद पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ का मतलब चारों तरफ से बंद हो, जैसे एक बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल वस्तु है, इधर भी पृष्ठ होता है, इधर भी पृष्ठ होता है और इधर भी पृष्ठ होता है, तो ये क्या हो गया बेटा, बंद पृष्ठ हो गया। एक चूड़ी है, एक वृत्त है, तो ये बंद पृष्ठ नहीं है बेटा, बंद पथ तो है लेकिन ऊपर से खुला है, नीचे से खुला है, इसलिए क्या है बेटा, बंद पृष्ठ नहीं है। बंद पथ तो है, पथ यानी लंबाई तो है बंद, लेकिन क्षेत्रफल बंद नहीं है, ऊपर से खुला है, नीचे से खुला है। ठीक है, ऐसे गोला है, गोला क्या है बेटा, चारों तरफ से बंद है, इसलिए क्या है, बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ होने पर, बंद पृष्ठ होने पर इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं बेटा, फाई इक्वल टू, ये तो सर्फिकल इंटीग्रेशन है और ये क्लोज इंटीग्रेशन हो गया ना, बंद पथ के लिए इंटीग्रेशन हो गया। तो ये अगर बंद पृष्ठ खुला है तो ये फॉर्मूला है, और पृष्ठ बंद है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज लगा दिया, बंद कर दिया इसको। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू फाई, यानी विद्युत फ्लक्स का जो मान है उसको ऐसे ज्ञात करेंगे बेटा, जब ई क्या हो, असमान हो, तो अल्पांश में मान निकाल करके और उसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे बेटा। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स क्या है बेटा, मात्रा ही तो है, यह एक अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। क्या चीज, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है क्योंकि एक मात्रा है। और ऐसे भी समझ सकते हैं अदिश गुणनफल से प्राप्त हुई है, अदिश गुणनफल से प्राप्त हुई तो अदिश राशि होगी नेचुरली। इसका मात्रक जो होगा बच्चों, मात्रक क्या होगा बेटा,
अगर हम ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम लेते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम तो ई का हो गया, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ई का एक और मात्रक बताया था, वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर, ये वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया बेटा, मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, क्या हो गया बेटा, वोल्ट इंटू मीटर। वी में सूत्र, वी में सूत्र देखो, बल का न्यूटन का तो हम बहुत अच्छे से जानते ही है, m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर का L2, कूलम धारा इंटू समय यानी E1 धारा, समय यानी T1। तो कुल मिलाकर ये वी में सूत्र क्या हो गया बच्चों, m1 L1 और L2 L3, पावर जुड़ जाती है ना बेटा, T-2 है, 1 ऊपर जाएगा तो T-3, और a ऊपर जाएगा तो a-1। ये इनका विमीय सूत्र है विद्युत फ्लक्स का। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए बेटा। एट ए ग्लांस एक बार और रिवाइज कर देता हूं बेटा। विद्युत फ्लक्स ई डॉट एस सदिश होता है, यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल विद्युत फ्लक्स को दर्शाता है। विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र की मात्रा है। इसको हम विद्युत बल रेखाओं के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं बेटा। एक परिभाषा और बता देता हूं मैं आपको, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत किसी क्षेत्र से या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स को दर्शाती है। फाई इजकल टू क्या हो गया बेटा, फाई क्या हो गया, किसी पृष्ठ के की एक और परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई पृष्ठ हो, उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को दर्शाती है। ये विद्युत बल रेखाओं के रूप में हम इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, और गणितीय रूप में आपको इसकी परिभाषा मैंने बता दी कि फाई बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश होता है। ठीक है बेटा, और हमने ये सीख लिया कि अगर किसी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र प्रवेश कर रहा है तो वो निवेशी विद्युत फ्लक्स हो गया, और निवेशी विद्युत फ्लक्स को क्या लेंगे, माइनस में, क्योंकि एंगल 180 डिग्री होता है, और यहां से निर्गत हो रहा है तो निर्गत फ्लक्स को हम क्या लेंगे बेटा, प्लस में। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा गाउस का नियम। गाउस का नियम, गाउस का नियम। गाउस ने यह बताया था कि किसी बंद पृष्ठ, कोई पृष्ठ क्या है, बंद पृष्ठ हो, से निर्गत विद्युत फ्लक्स, इट मीन्स पूरे बंद पृष्ठ से फाई इजकल टू, ये बंद पृष्ठ के लिए है तो फाई इजकल टू ई डॉट डी एस। ये तो क्या हो गया बच्चों, विद्युत फ्लक्स हो गया। विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यहां बोल रहे हैं सर सिग्मा क्यू क्या है बेटा, परिबद्ध यानी एनक्लोज्ड, परिबद्ध यानी एनक्लोज्ड चार्ज, परिबद्ध आवेश। और इन बिहेव, परिबद्ध का मतलब उसके अंदर स्थित कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर अंदर कितना आवेश है वो क्या कहलाएगा, परिबद्ध आवेश। जैसे इस कमरे में कितने रुपए हैं, इस कमरे में मेरी जेब में और इसमें जितने भी कहीं पड़े हुए हैं रुपए वो सब क्या है, परिबद्ध रुपए हैं। लेकिन इस कमरे के बाहर किसी के पास कितने रुपए पड़े हो, चाहे चौखट के बाहर 1 लाख रुपए पड़े हो, लेकिन वो परिबद्ध नहीं हुए बेटा, वो क्या हो गए, बाहर, आउटर हो गए, वो बाहर वाले आवेश हो गए। हमें किस पर विचार करना है, जो बंद पृष्ठ के अंदर है उस पर विचार करना है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, परिबद्ध आवेश। तो हमने क्या सीखा बेटा, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। देखो बेटा रटना नहीं है, क्या दिख रहा है बेटा, ये तो बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स है, दिख रहा है सामने सामने, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। और ये सिग्मा क्यू क्या है बेटा, बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश यानी उसके अंदर स्थित आवेश है। और क्या दिख रहा है आपको,
निर्वात की विद्युतशीलता दिख रही है, तो इनके अनुपात के बराबर होता है। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सिग्मा क्यू और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपने अपने वर्ड है बेटा। हमने 100 रुपए के खुले करा रहे हैं, चेंज करा रहे हैं, तो 2 50 के मिल सकते हैं, 5 20 के भी मिल सकते हैं, मगर मिले होगा 100 रुपये ही मान। इसी प्रकार से अनुपात के रूप में लिख दो, चाहे गुणा के रूप में लिख दो, मान यही होगा। इसको एक और रूप है बेटा, एक और रूप है, इसको हम यूं भी कर सकते हैं भाई। के बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4 पाई के। सो फाई विल बी क्या हो जाएगा बेटा, फाई का मान, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/एप्सिलॉन0 की जगह 4 पाई के लिख दें। 4 पाई के लिख करके सिग्मा क्यू कर देंगे। 1/एप्सिलॉन0 की जगह 4 पाई के लिख दिया। तो इसको हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश और 4 पाई के गुणनफल के बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ में परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू और 4 पाई के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसे भी कह देंगे। तो कोई बात नहीं बेटा, अपना बात सही होना चाहिए बेटा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब गाउस के नियम के कुछ मुख्य बिंदु हैं। गाउस के नियम के कुछ मुख्य बिंदु, पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है बेटा कि गाउस के नियम के लिए, गाउस का नियम लगाने के लिए जिस बंद पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं, जिस बंद पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं ना बेटा, भाई गाउस का नियम लगाना है और बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो उस पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं बेटा। तो गाउसीय पृष्ठ का मतलब गाउस के नियम के लिए चुना गया बंद पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ। दूसरा पॉइंट है बेटा कि निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो गाउसीय पृष्ठ के आकार और आकृति दोनों पर निर्भर नहीं करता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। इसको देखो, आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इसके अंदर कुछ आवेश है और इससे फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र निकल रहा है इससे। तो ये विद्युत क्षेत्र निकल रहा है बच्चों, ठीक है ना बेटा, यानी इससे निर्गत हो रहा है फ्लक्स। अब हम दूसरे आकार का और इससे बड़ा गाउसीय पृष्ठ ले लेते हैं, तो बेटा देख रहे हैं कि अपन इससे जो विद्युत फ्लक्स निकला वही विद्युत फ्लक्स इससे भी निकल रहा है। यानी हमने क्या सीख लिया बेटा, जो निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान है वो आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है बेटा कि विद्युत फ्लक्स का मान अंदर स्थित आवेश यानी परिबद्ध आवेश पर ही निर्भर करता है। परिबद्ध, बाहर कितना ही आवेश हो लेकिन उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उस पर डिपेंड करेगा। बंद पृष्ठ में ज्यादा आवेश है तो निर्गत फ्लक्स भी ज्यादा होगा बेटा। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र जो ज्ञात करते हैं वो कोई भी पृष्ठ हो, जैसे मान लीजिए बहुत सारे आवेश हैं, ये बहुत सारे आवेश हैं बेटा, ये आवेश है और हमने गाउसीय पृष्ठ यूं ले लिया, तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश तो केवल यही है बेटा। तो विद्युत फ्लक्स का मान जैसे 4 बिंदु बना दिए, इन पर ही डिपेंड करता है और इन आवेशों पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात होगा बेटा वो इन सब आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात होगा। यानी विद्युत क्षेत्र जो है वो अंदर, पृष्ठ के अंदर स्थित और पृष्ठ के बाहर स्थित सभी आवेशों के कारण होता है, लेकिन निर्गत फ्लक्स का मान जो है केवल अंदर यानी परिबद्ध आवेशों के कारण ही होता है, उसी को यूज करेंगे बेटा। चौथा पॉइंट है बेटा, अगर आवेश, देखो बेटा अब यहाँ पर देखो हमने इसे कल्पना तो कर ली, लेकिन इस प्रकार का गाउसीय पृष्ठ हम नहीं ले सकते हैं बेटा। अगर ये आवेश विविक्त हैं, दूर दूर हैं,
तो हमारे लिए गाउसी पृष्ठ ऐसा नहीं हो सकता है, यानी इन विविक्त आवेशों के बीच में से नहीं गुजर सकता है। लेकिन अगर आवेश वितरण सतत हो, जैसे मान लीजिए एक पट्टिका है, एक प्लेट है, इस पर क्या है, आवेश है, तो इनके जैसे हम गाउसी पृष्ठ ले, इस प्रकार का ले लें एक बेलनाकार पृष्ठ, तो इनके बीच में से ये गाउसी पृष्ठ गुजर सकता है। लेकिन यहाँ पर आवेश वितरण कैसा है बेटा, सतत है, कंटिन्यूअस है। और आवेश वितरण अलग अलग हो तो गाउसी पृष्ठ जो है इनके मध्य में से नहीं गुजर सकता है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट ये भी है कि हम ऐसे गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके विभिन्न भागों पर ई का मान नियत होना चाहिए, ई नियत होना चाहिए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो नियत होना चाहिए, समान होना चाहिए विभिन्न भागों पर, पूरे पृष्ठ पर होना जरूरी नहीं है, अलग अलग भाग करके भी हम उसको हल कर सकते हैं। एक्चुअल में हमें गाउस के नियम का उपयोग जो करना है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ही करना है। और अगर विद्युत क्षेत्र अगर नियत नहीं होगा तो फिर हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर कैसे लाएंगे, इंटीग्रेशन से यानी समाकलन से बाहर लाने के लिए ई का नियत होना जरूरी है। तो हम ऐसे गाउसी पृष्ठों का चयन करेंगे जिसके विभिन्न भाग आवेश के सापेक्ष सममित हो। सममित होने से क्या होगा बेटा, उन पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र नियत होगा। ये थोड़ा भी अपन अगला टॉपिक जब करेंगे तो ये बात आपको क्लियर करा देंगे बेटा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है इसका वो ये है, छठा पॉइंट है बेटा कि गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाले कूलाम बल के सममित है, उसकी तरह ही है। कूलाम के नियम से ही गाउस ने ये नियम प्राप्त किया, गाउस का नियम, इसलिए कूलाम का नियम और गाउस का नियम एक दूसरे के समतुल्य हैं, ठीक है बेटा। अगर गाउस के नियम का उल्लंघन हो रहा है तो कूलाम के नियम का उल्लंघन होगा, कूलाम के नियम का उल्लंघन हो रहा है तो गाउस के नियम का उल्लंघन होगा। जैसे नाभिक के अंदर कूलाम का नियम लागू नहीं होता है तो गाउस के नियम भी लागू नहीं होता है, ठीक है बच्चों। यानी दोनों ही नियम, जैसे कूलाम का नियम और गाउस का नियम, ये दोनों ही नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो बेटा, पॉइंट से, थोड़े पॉइंट से क्या हो जाएगा, या आपको थोड़ा याद हो जाएगा कि भाई हमें क्या क्या बताना है। पहला पॉइंट तो था गाउसी पृष्ठ, जो बंद पृष्ठ लेते हो गाउसी पृष्ठ होता है, गाउसी जो निर्गत फ्लक्स होता है वो गाउसी पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या होता है, केवल परिबद्ध आवेशों पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र बाहर स्थित आवेशों के कारण भी हो सकता है। और चौथा है कि निर्गत फ्लक्स का मान केवल अंदर के आवेशों पर निर्भर करता है, बाहर के आवेशों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है बेटा। और पांचवा पॉइंट क्या है कि ऐसे गाउसी पृष्ठों का चयन करते हैं जिनके विभिन्न भागों पर विद्युत क्षेत्र ई का मान नियत हो। और छठा पॉइंट क्या है कि ये कूलाम के नियम के समतुल्य है, जो कि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, यानी बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब मैं इनको मिटा रहा हूँ बेटा, है ना। तो गाउस के नियम का सत्यापन भी कर सकते हैं अपन कि भाई कैसे आया, गाउस का नियम सही है कि नहीं है। स्टार्टिंग में हम देख लें पहले ही, अगर यह सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब आगे हमें पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। गाउस के नियम का सत्यापन करने के लिए सपोज करो एक बिंदुवत आवेश है, बिंदुवत आवेश यानी बिंदु के रूप में आवेश है, वो कितना है बेटा, Q। अब हम एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये वृत्ताकार नहीं है बेटा, गोलाकार है। चूड़ी एक वलय होती है, वृत्ताकार होती है, जबकि बॉल एक गोलाकार वस्तु होती है। तो ये बॉल की तरह है, गोला है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, R है, R त्रिज्या का गोला है। अब इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, यानी फाई इक्वल टू क्या हो गया बेटा, फाई की वैल्यू निकाले तो एक अल्पांश ले लें, पर इस पर अल्पांश ds सदिश हो गया। और विद्युत क्षेत्र किधर होता है बेटा, इस बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, गोले पर किधर होता है, त्रिज्यीय दिशा में। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, त्रिज्यीय दिशा में। त्रिज्यीय वर्ड जो लिखाया था आपको ध्यान हो तो ऐसे लिखाया था बेटा, त्रिज्यीय रेडियल डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र। और क्षेत्रफल किधर होगा, पृष्ठ के लंबवत। तो गोले पर पृष्ठ के लंबवत दिशा कौन सी होती है, त्रिज्या की दिशा में। इट मीन्स ds भी क्या होगा बेटा, इस तरफ ही होगा। दोनों एक तरफ हुए तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। तो भाई निर्गत फ्लक्स क्या हो गया, इस पूरे बंद पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान हो गया बेटा समाकलन
ई डॉट डी एस, यानी इसको खोले तो क्या होगा बेटा, ये ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है ना, तो यहाँ क्या हो गया बेटा, ई सदिश डॉट डी एस सदिश क्या हो गया, ई डी एस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1। तो ये कुल मिलाकर के पृष्ठ हो गया पृष्ठीय समाकलन ई डी एस। अब यहाँ ई की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से आर दूरी पर, ये दूरी कितनी है बेटा, आर है ना, ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे अपन, ठीक है बेटा। और ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे यहाँ है तथा हम जानते हैं गोले की दूरी हर जगह समान है, तो यहाँ पे पूरे गोले पर क्या होगा बेटा, विद्युत क्षेत्र ई भी एक समान होगा, तथा गोले पर ई नियत है। तो नियत है तो बेटा देखो हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होगा, नियत राशि को समाकलन से बाहर निकाल सकते हैं, तो ई बाहर आ जाएगा, समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो ई की वैल्यू भी है हमारे पास, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब क्या हो गया बेटा, ये तो अल्पांश का क्षेत्रफल है और उसका आपने समाकलन कर दिया तो कुल क्षेत्रफल आ गया। कुल क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ कुल जो क्षेत्रफल है बेटा ई डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, वो क्या हो जाएगा बेटा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम सब जानते हैं, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, तब फाई बराबर हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है बेटा, ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी गोले से निर्गत विद्युत स्पर्श का मान क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको हिंदी में लिखें तो इसके अंदर, गोले के अंदर क्या कितना आवेश है, केवल क्यू आवेश है, यानी क्या हो गया बेटा, क्यू परिबद्ध आवेश। और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता। यही क्या है बेटा, गाउस का नियम। ठीक है बच्चों, इसका मतलब गाउस का नियम सही है, इसका सत्यापन हो गया बेटा। ठीक है बच्चों, अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग यानी उपयोग। और अनुप्रयोग में क्या करना बेटा, विद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करना, ई ज्ञात करना। गाउस के नियम का उपयोग किस लिए करते हैं, विद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करने के लिए। ठीक है बच्चों, पहला है समावेशित अनंत लंबाई के रेखीय आवेश, इन शॉर्ट इसको आवेशित तार भी कह सकते हैं। और ये क्या बेटा, सीधा है, अनंत लंबाई के सीधे रेखीय आवेश यानी आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसकी दिशा निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। बेटा विद्युत क्षेत्र होगा किस दिशा में, तो ये देखिए बेटा, तार है जो आवेशित है, ये आवेश दे दिया, अनंत लंबाई का है तो यहाँ अपन डॉट डॉट कर देते हैं ताकि इसका कोई लंबाई का पता ही नहीं है कितना है। देखो बच्चों, आपको थोड़ा घनत्व के बारे में बताता हूँ मैं आपको। घनत्व जो है वो 3 प्रकार का होता है बेटा।
अगर जैसे एक तो होता है बेटा रेखीय घनत्व, तो गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है बेटा, यांत्रिकी में द्रव्यमान बटे लंबाई, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। और इन विभव इसका मतलब होता है बेटा एकांक लंबाई का द्रव्यमान। और विद्युत की हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यानी एकांक लंबाई का आवेश। एकांक का मान ज्ञात होने का मतलब हम दुनिया भर का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो समझिएगा बेटा। पहले भी आपको बता रखा है कि भाई एक पेन का मूल्य 4 रुपये, तो 10 पेन का निकालो चाहे 50 पेन का मूल्य निकालो, आसानी से निकल जाएगा। तो एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा हमें पता हो तो जितनी लंबाई का चाहे उतनी लंबाई का आवेश निकाल सकते हैं बेटा। दूसरा होता है अगर ये एक सरल रेखा पर हो आवेश, जैसे तार पर होता है आवेश, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, पर वो क्या दर्शाना पड़ेगा, रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा। और दूसरा होता है जैसे कोई परत हो, पृष्ठ हो, तो उस कौन सा घनत्व काम में लेते हैं बेटा, पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व को कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, इसको सिग्मा कहते हैं बेटा। और यांत्रिकी में एम अपॉन ए या एस ले लो, यानी एकांक क्षेत्रफल का आवेश। और इसमें विद्युत की में क्या लेंगे बेटा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन ए, यानी एकांक क्षेत्रफल का आवेश। और तीसरा जो जनरल वे में अपन पढ़ते ही हैं, आयतनिक द्रव्यमान बटे आयतन, उसको डिनोट करते हैं बेटा रो से। रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहाँ लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आवेश बटे आयतन, यानी एकांक आयतन का आवेश। तो इस रेखीय आवेश पर रेखीय आवेश घनत्व क्या मान लेते हैं अपन, लैम्डा, यानी एकांक लंबाई का आवेश हमें आ गया। और यहाँ से लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इन शॉर्ट विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करें बेटा, पहले तो दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए एक अल्पांश ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं A1। dl लंबाई का एक अल्पांश है, इसका नाम रख दिया A1। इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा बेटा, इस दिशा में, क्योंकि अल्पांश के कारण है इसलिए d लगा देंगे बेटा, DE। तो ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो इसके सममित यानी इसके जैसा, बिल्कुल ऐसा के ऐसा ही सममित दूसरा अल्पांश ले लें, जो कि इस बिंदु O के A1 तो इस तरफ है, तो ये A2 इस तरफ है, लेकिन है सममित है, तो इसके कारण भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र वही होगा जो इसके कारण है, यानी D। इसका परिमाण कितना होगा, D। सममित होने के कारण क्यों होगा ये, क्योंकि सममित है, यानी ये एंगल भी अल्फा है, इसकी लंबाई भी इसके बराबर है, और यहाँ से ये दूरी भी क्या है, इन दोनों की बराबर है, इसलिए दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या है, इक्वल वेक्टर बनाएंगे, जितना ये है उतना ही ये बनाएंगे, D। अब क्या करते हैं, जब इसकी दो दिशाएं आ गई बेटा, तो या तो समांतर चतुर्भुज प्रयोग के नियम का प्रयोग करते हैं, या फिर अपन क्या करें, इसके घटक निकाल लें। तो यहाँ पे मैं घटक निकाल रहा हूँ बेटा, ये एंगल अल्फा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने से क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा। अब इनके दोनों के घटक निकालेंगे, तो घटक निकालना आपको आता ही है बेटा। क्या करना है, ये थोड़ा सा ऐसे देख लेना बेटा, जिस भुजा से दो लंबवत दिशा में घटक निकाले जाते हैं बेटा, और जिस भुजाओं से कोण जुड़ा हो, ये अटैच्ड हो एंगल, उस भुजा में जो घटक होता है उसके लिए क्या करते हैं बेटा, कोस लगा देते हैं। तो यहाँ अल्फा है, तो इसका देखो घटक कहाँ आएगा, यूं लंबवत डालेंगे बेटा, घटक के लिए क्या करते हैं, लंब डालते हैं बेटा। तो इसकी वैल्यू अगर डी इतनी है, तो इसके घटक की वैल्यू कितनी होगी, ये, और इसका मान कितना होगा, कोस लगा देंगे, यानी डी कोस अल्फा। और इसका दूसरी दिशा में लंबवत दिशा में घटक निकाले तो ये यहाँ आ रहा है लंब, यानी इसकी वैल्यू इतनी है, तो लंबवत दिशा में इसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, और ये एंगल जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, डी साइन अल्फा। जिधर कोण जुड़ा हुआ नहीं है उधर साइन आ जाएगा, जिधर कोण जुड़ा हुआ उधर साइन कोस आ जाएगा। अगर ये गिवन होता हमें, ये दिया जाता, तो फिर इधर कोस आ जाता और इधर साइन आ जाता, लेकिन अभी इस वजह से जुड़ा हुआ है ना एंगल, तो इसलिए इधर तो क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, और इधर साइन आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखो तो इसका घटक भी यही आएगा, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, तो इसलिए थोड़ा बिल्कुल नजदीक बना देता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, इधर अटैच है ना एंगल, तो डी कोस अल्फा। और इस तरफ अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, डी साइन अल्फा। अब हमने देख लिया कि भाई ये लंबवत जो ओपी के लंबवत घटक है, वो तो क्या है बेटा, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएंगे बेटा, निरस्त हो जाएंगे। और जो इस दिशा में घटक है ओपी की दिशा में, वो दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाएंगे, यानी इन दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ओपी दिशा में, यानी तार के लंबवत। बस ये प्रक्रिया काम में लेनी है बेटा।
एक अल्पांश इधर तो सममित अल्पांश इधर, एक इधर तो सममित इधर, ऐसे लेते जाएं तो प्रत्येक जोड़े, प्रत्येक युग्म के कारण विद्युत क्षेत्र ओपी दिशा में होगा, यानी तार के लंबवत दिशा में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण तार के कारण, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र ओपी दिशा में होगा। ओपी दिशा बोले तो ओपी दिशा का मतलब लंबवत दिशा में। और ये लंबवत का भी बेसिक क्लियर कर लो बेटा। जैसे तार ही है, ये आवेशित तार है, यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो लंबवत दिशा में, तार के लंबवत देखना है। यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो तार के लंबवत यानी इधर, यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो तार के लंबवत यानी इधर। इस पर प्लस आवेश है तो ये बहिर्मुखी होगा, अगर इस पर माइनस आवेश होता, ऋणात्मक आवेश होता, तो ये सब अंतर्मुखी हो जाते। समझ गए? पर होगा किधर? तार के लंबवत दिशा में। तो दिशा क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले से आप। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए बेटा। ठीक है बच्चों, अब देखो अपन को क्या करना है, इसका सूत्र यानी व्यंजक प्राप्त करना है। सूत्र यानी व्यंजक प्राप्त करना है। सूत्र, इसको व्यंजक भी कहते हैं। इसके लिए बेटा क्या करें, ये तार है, इस पर ये आवेश है, अनंत लंबाई का है। बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि अब गाउस का नियम लगाना है। तो बेलनाकार पृष्ठ है ना, बंद पृष्ठ क्या बन गया? गाउसीय पृष्ठ। इसकी त्रिज्या तो कितनी है बेटा? r है। और तो r त्रिज्या, तो ये दूरी भी r होगी, इसलिए बिंदु P कहाँ है? यहाँ स्थित है, इसके बेलनाकार पृष्ठ पर स्थित है। इस बेलनाकार, इसकी जो बेलनाकार पृष्ठ है, इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं? l ऊंचाई है, l लंबाई का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। तो अब हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो गाउस का नियम लगाएंगे इसके लिए। तो गाउस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ के लिए समाकलन E डॉट ds बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस बेलनाकार पृष्ठ को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो ऊपर वाला पृष्ठ S1 है, एक नीचे वाला पृष्ठ S2 है, और तीसरा ये वक्रीय यानी बेलनाकार पृष्ठ S3 है। इस पृष्ठ पर विचार करें, एक अल्पांश ले लें हम। अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा? तार के लंबवत। इस तार के लंबवत होगा, यानी इधर होगा ई सदिश। क्षेत्रफल किधर होगा? पृष्ठ के लंबवत। पृष्ठ के लंबवत यानी इधर। तो इसलिए हमने देखा कि बेटा थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। कोस 90 0 होगा। और बिहेव में देख सकते हैं अपन, इन बिहेव भी, कि भाई विद्युत क्षेत्र सारा इधर निकल गया, इधर तो निकला ही नहीं, इधर प्रवेश ही नहीं किया, ना तो इधर गया ना इधर गया, तो इधर निर्गत प्लस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही इधर पृष्ठ ले ले, इधर अल्पांश ले ले, तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस पृष्ठ के लंबवत। क्षेत्रफल किधर होगा? ये विद्युत क्षेत्र तो होगा तार के लंबवत, और क्षेत्रफल होगा पृष्ठ के लंबवत नीचे की ओर। तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। वही कोस 90 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस पृष्ठ से निर्गत पृष्ठ भी 0 होगा। और चित्र भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बेटा कि सारा विद्युत क्षेत्र तो इधर जा रहा है, न तो इधर प्रवेश कर रहा है, न इधर प्रवेश कर रहा है। तो इन दोनों पृष्ठों से निर्गत पृष्ठ तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ अल्पांश ले ले, कहाँ पर? बेलनाकार पृष्ठ पर। तो विद्युत क्षेत्र बेटा इसके लंबवत होने के कारण इधर हो जाएगा। और क्षेत्रफल किधर होगा? इस पृष्ठ की दिशा में ही होगा, ds इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? पृष्ठ के लंबवत। तो दोनों एक ही दिशा में हो गए, इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। कुल मिला के इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। तो यहाँ क्या है बेटा? बंद पृष्ठ के 3 भाग हैं, S1 व S2 पृष्ठों पर थीटा बराबर 90 डिग्री होने से निर्गत फ्लक्स 0 यानी 0। अच्छा, अब केवल A3 पृष्ठ रह गया। अतः बंद पृष्ठ के लिए अगर अपन फ्लक्स निकालते हैं तो किसके लिए निकलेगा बेटा? केवल A3 पृष्ठ के लिए। और E डॉट ds होता है E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो बेलनाकार पृष्ठ है, ये वाला भाग, ये जो भाग है उसकी हर जगह दूरी क्या है बेटा? हर अल्पांश की दूरी तार से समान है।
तार से समान है तो ई का मान भी समान होगा, सममित होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? सममितता, सममितता के कारण A3 पर, यानी पृष्ठ A3 पर ई क्या है बेटा? नियत है। क्यों नियत है? क्योंकि जैसे मार्कर पेन को मैं क्या कर दूं, तार मान लूं, और ऐसे बेलनाकार गांव से पृष्ठ की कल्पना करें तो यहाँ हर अल्पांश की दूरी इससे क्या होगी? बराबर बराबर होगी। इसलिए ई भी क्या होगा? बराबर होगा, यानी नियत होगा। और नियत राशि को बेटा इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। कुल मिलाकर के क्या होगा बेटा? ई डॉट डी एस बराबर हो गया, ई तो बाहर आ गया, S3 पृष्ठ के लिए। या बंद नहीं करेंगे बेटा, हमने खोल दिया, अब केवल S3 पृष्ठ के लिए कर रहे हैं, इसलिए बंद नहीं लगाएंगे बेटा, वो खुला पृष्ठ हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ ds, और इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू हम जानते ही हैं, क्या होता है बेटा? पूरा पृष्ठ, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? इस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। और बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते ही हैं, 10th क्लास में आपने, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, 2πr/h। यहाँ h की जगह क्या होगा बेटा? l। तो यहाँ S3 पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 2πr/l। ठीक है बेटा। तब कुल मिला के बंद पृष्ठ के लिए ई डॉट ds का मान, वैल्यू जो है, इसका मान जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? ई तो है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा? 2πr/l। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समीकरण नंबर 2 हो गया बेटा। एक चीज तो खत्म हो गई बेटा। अब परिबद्ध आवेश देखना है, अंदर स्थित आवेश। मान लीजिए ये रेखीय आवेश है, यानी तार है, और ये बेलनाकार पृष्ठ है। बाकी का आवेश तो क्या है? इधर बाहर है। परिबद्ध आवेश कौन सा होगा? केवल ये l लंबाई का जो आवेश होगा ना, वो इसके अंदर होगा बेलन के, बाकी आवेश तो किधर है? बाहर। इसलिए परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा? परिबद्ध आवेश सिग्मा की, भाई टोटल लंबाई कितनी है? l, और एकांक लंबाई पर आवेश कितना है? लैम्डा। तो परिबद्ध आवेश कितना हो गया? लैम्डा है। ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे अपन? इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। फिर इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1, E इंटू 2πr/l इजकल टू क्या हो गया बेटा? लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। l से l कैंसिल हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो E इजकल टू क्या होता है? 1/2π। एप्सिलॉन नॉट को तो एक तरफ लिख देते हैं, और लैम्डा अपॉन r एक तरफ लिख देते हैं। हम जानते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट k होता है, 9 × 10⁹ होता है। ये वैल्यू जानते ही हैं, पर इसका विशेष महत्व है, इसलिए 2 से तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। तो इसको शॉर्टकट ये भी याद कर सकते हैं, k 2 लैम्डा अपॉन r। और सदिश रूप में इसकी दिशा बता दो। हम जानते हैं कि लंबवत को क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल लंबवत। तो लंबवत दिशा दर्शाने के लिए क्या करते हैं बेटा? एकांक सदिश लगाते हैं। तो लंबवत दिशा में तो इसको अपन किसे ले सकते हैं? ई सदिश इक्वल टू k 2 लैम्डा अपॉन r n के। यहाँ n कैप क्या है बेटा? n कैप है तार के लंबवत एकांक सदिश। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। तो हम देखते हैं, अतः ई का जो मान है, यानी विद्युत क्षेत्र क्या किस पर डिपेंड करता है? दूरी r के व्युत्क्रमणपाती है। व्युत्क्रमणपाती है यानी 1/r है। ठीक है बेटा। तो इनमें अगर ग्राफ बनाए अपन, ग्राफ, तो इसके लिए कैसा आएगा बेटा? अति परवलयाकार। r इधर है, e इधर है। अति परवलयाकार शेप किधर होती है बेटा? यहाँ से पैरेलल यानी समांतर लो, और यहाँ भी समांतर करना है ना, तो e 0 होगा ना r 0 होगा। ये दोनों कहाँ होंगे? अगर r अनंत है तो e 0 होगा, और e 0 है तो इसका मतलब r अनंत होगा। इसलिए दोनों तरफ से क्या करना है? समांतर रख करके और इसको परवलयाकार बनाना है। इट मीन्स ई व्युत्क्रमणपाती है r के। ठीक है बच्चों, ये है। अगला वीडियो भाग 2 आने वाला है बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूले बेटा। ठीक है बेटा। ठीक है, ओके, बाय, गुड बाय।